या तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, कोविड-19 बिहेव रिस्पॉन्सिबली सेव लाइफ। जैसे जयेश सर ने बोला, आपके एक कॉल पे मैं मान गया टॉक के लिए। इसके दो कारण थे। मैं डॉक्टर्स को काफी काफी टॉक दे चुका हूँ कोविड-19 के ऊपर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर मैंने सोचा कि नॉर्मल पीपल जो है, जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, जिन डे टू डे इसको फेस कर रहे हैं, उनको बताना बहुत जरूरी है कि उनके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस महामारी से जीतना अब आप लोगों के हाथ में है। हम आपको ट्रीट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं इसके साथ, बट जब तक हम एट ग्रास रूट लेवल जो नॉर्मल पीपल है वो काम नहीं करें, वो ना समझे कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इसको कैसे, इसके साथ कैसे डील किया जाए, इसका कहीं खात्मा नजर उतर नहीं आ रहा। जैसे हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में, ये टर्म शायद हमने अपने नाम से ज्यादा सुन लिया पिछले 6 महीनों में। बचपन से अपना नाम इतना नहीं सुना होगा हमने। तो इतना ये प्रभाव कर चुका है अपने लाइफ में। और अगर आज की स्टैटिस्टिक्स देखें, जैसे हम बात करें, दुनिया भर में 4.25 करोड़ केसेस हो गए हैं कोविड-19 के। मोर देन 10 लाख डेथ्स हो चुकी हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ये कोविड-19 चीज क्या है, हम कर क्या सकते हैं इससे निपटने के लिए और इस पैंडेमिक को खत्म करने के लिए। तो आज का डिस्कशन, हम शुरुआत करेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कोविड-19 के बारे में। ये बीमारी कैसे फैलती है, ये संक्रमण कैसे फैलता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। इसके साइंस सिम्टम्स क्या है, आप में ये डिजीज के क्या लक्षण हो सकते हैं, ये जानेंगे। वेरियस डायग्नोस्टिक मोडालिटीज क्या है, जैसे कि हम पता कर सके हमें कोविड-19 यदि इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के क्या माध्यम है, हाउ डू वी प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम कोविड-19। यदि अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और लास्ट में फ्यू फैक्ट्स या मिथ बस्टर्स। बहुत सारी अफवाहें हैं कोविड के बारे में जो फैल रही हैं, लोगों के मनों में बहुत सारी गलत फहमियां हैं जिसे दूर करना जरूरी है। तो एक छोटा सा सेट ऑफ स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर किया है, वन लाइनर मिथ बस्टर्स है या फैक्ट्स है कोविड-19 के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के साथ, कोविड-19 ये कोरोना वायरस नामक एक वायरस से, तो जैसे कि हम जानते हैं ये कोविड-19 कोरोना वायरस नामक वायरस से हो रहा है। इसको कोरोना वायरस क्यों कहते हैं, फोटोग्राफ देखेंगे तो जैसे ये क्राउन होता है या एक किंग का क्राउन होता है, उस नाम से इसको कोरोना वायरस कहा गया है। इस वायरस जिससे कोविड-19 हो रहा है, इसको स्पेसिफिकली सार्स-CoV-2 वायरस कहा जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 में वुहान नामक एक शहर से हुई थी जो चाइना में है। अब ये फैलता कैसे है, ये इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये सिंपल बात करने से भी स्प्रेड हो सकता है, खांसी से स्प्रेड हो सकता है, छींकने से स्प्रेड हो सकता है। यदि हम प्रिकॉशंस ना ले, हमने खांस दिया, छींक दिया, अगर हम इस वायरस से इन्फेक्टेड है और हमने उन हाथों से किसी के साथ शेक हैंड्स कर लिए या हमारे हाथ कहीं किसी सरफेस को लग गए, जिसको अगर आप छू लेते हैं, फिर अपने आंखों को, मुंह को, नाक को हाथ लगा लेते हैं, या आप किसी के संपर्क में आते हैं खांसते हुए, छींकते हुए, तो ये बीमारी फैल सकती है। ये बेसिकली इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि अगर कोई खांसता है, छींकता है, तो ड्रॉपलेट्स या एरोजोल, ये बेसिकली स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में सस्पेंड होते हैं और वो एटमॉस्फेयर में लिंगर करते हैं फॉर सम टाइम। ये ड्रॉपलेट्स या तो अगर आपके संपर्क में कोई है, वो आपके उनके शरीर में एंट्री पा लेता है डायरेक्टली थ्रू दी आईज, नोज, माउथ, अगर उन्होंने मास्क या गॉगल्स नहीं पहने हैं, या तो उन सरफेसेस पे गिर जाता है जो जिसको हम वारंवार संपर्क करते हैं, जैसे कि डोर नॉब्स हैं, हैंडल्स हैं, जैसे लिफ्ट के बटन्स हैं, या कंप्यूटर्स हैं, या डेस्क, आपका डेस्क वर्किंग एरिया है, उन पे अगर ये ड्रॉपलेट्स गिर जाए और आप अगर इनको छू लेते हैं और अपने आंख, नाक या मुंह को टच कर लेते हैं, तो ये इन्फेक्शन डायरेक्टली आपके शरीर में एंट्री पा सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली ड्रॉपलेट्स या एरोजोल से होता है, जो उत्पन्न होते हैं हमारे खांसने, छींकने से। यहाँ तक कि अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं या लाउडली बात कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं, तो भी ये ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स उत्पन्न हो सकते हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम वही दिखा रहा है, बात करते वक्त, खांसते वक्त, छींकते वक्त ये ड्रॉपलेट्स हवा में रहते हैं, सरफेसेस पे होते हैं और वहां से ये इन्फेक्शन
स्प्रेड होता है। अब इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बाद क्या हो सकता है, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है। यदि मान लीजिए कि वायरस की एंट्री किसी के शरीर में हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, या तो आपको इन्फेक्शन होगा पर सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे, जिसको हम एसिम्टोमेटिक कैरियर कहते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है हम कभी कभार फ्रेंड्स के साथ बैठे हों या किसी ग्रुप में डिस्कशन के लिए बैठे हों, हमें लगता है हमारे सामने वाले को कोई सिम्टम्स नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, हम मास्क उतार के बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं। मान लो कोई घर पे आ गया हो, हमारा रिश्तेदार भी हो या कोई करीबी जानने वाला हो, उसको भी कोई सिम्टम्स ना हो, बुखार ना हो, पर वो एसिम्टोमेटिक कैरियर हो सकता है। उसमें इन्फेक्शन हो सकती है पर उन्हें डिजीज के साइन सिम्टम्स अब तक डेवलप नहीं हुए होते हैं। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है। करीब करीब 30 से 40% लोगों के अंदर एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन पाया गया है बहुत सारी स्टडीज में, और ये बहुत बड़े मात्रा में इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को बुखार है, खांसी है, सर्दी है, वो ही इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। अगर आप किसी के साथ आधा एक घंटा क्लोज स्पेस में वार्तालाप कर रहे हो और उस इंसान को यदि इन्फेक्शन है, वो भी आपको इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो ये एसिम्टोमेटिक कैरियर, ये जो टर्म है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में इस डिजीज के स्प्रेड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप ये होगा जिनको सिम्टम्स डेवलप होंगे, जिनको बीमारी के लक्षण नजर आएंगे। पर ये सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं। सिम्टम्स का एक पूरा रेंज है, या तो आपको माइल्ड डिजीज हो सकती है या माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको मॉडरेट डिजीज हो सकती है, कुछ मात्रा में सीवियर या क्रिटिकल इलनेस भी पाई जाती है, और एकदम एक्सट्रीम एंड पे इतनी सीवियर इलनेस देखी जाती है कि जिससे सारी कोशिशों के बावजूद भी लोग नहीं बच पाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको हम केस फेटालिटी रेट बोलते हैं। अगर हम देखेंगे कि दुनिया भर में जो ओवरऑल केस फेटालिटी रेट है करीब करीब 3% के करीब है, बट दूसरे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग है, जैसे उनके एडवांस टेक्नोलॉजीज हो या उनका एज डिस्ट्रीब्यूशन हो पॉपुलेशन का। तो साउथ कोरिया का करीब 1% से कम था। इटली में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी लोगों को, 7% तक की केस फेटालिटी रेट थी। अगर हम भारत की बात करें, एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में हमारा केस फेटालिटी रेशियो या मोर्टेलिटी रेट करीब करीब 1.6% से 2% के बीच में है, जो कि दुनिया के औसतन से कम है, पर फिर भी हमारी लाइकिंग के लिए ज्यादा है। 2% अगर हम 70 लाख में से ले तो भी काफी लोगों को इस बीमारी की वजह से मृत्यु का सामना करना पड़ा है। अब ये ग्राफ अगर आपको देखेंगे तो ये बेसिकली ये चाइना से इनिशियल जो 45,000 केसेस थे चाइना के, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑलमोस्ट 81% केसेस में जिनको सिम्टम डेवलप हुए थे माइल्ड इलनेस थी, जिनमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि नॉर्मल फ्लू होता है, वो अपने आप घर पे रहे, अपने आप ठीक हो गए। करीब 15% लोगों को सीवियर इलनेस हुई थी और 5% लोगों को क्रिटिकल इलनेस हुई थी। ये 15 और 5% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, 5% लोगों को क्रिटिकल केयर या इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ी थी। वहीं से हम अगर डेटा देखें, इनिशियल डेटा यही था, जो शुरुआत का डेटा था, कि जैसे पेशेंट्स की उम्र बढ़ती गई है, जिनको इन्फेक्शन हुआ है, उनमें मॉर्टेलिटी रेट या उनमें जो मृत्यु की शक्यता है, उनका दर है, वो बढ़ता गया है। अगर हम लास्ट 3 बार्स को देखें जो ऑरेंज रंग में है, तो 60 to 70 के एज के ग्रुप के बीच में ऑलमोस्ट 3.6% मोर्टेलिटी रेट, मतलब 25 में से एक जन को मृत्यु का सामना करना पड़ा। 70 to 79 में 8% और 80 में उससे भी ज्यादा। तो बेसिकली 60 ईयर्स से ऊपर के लोगों को एक सीवियर इलनेस होने का या मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होने का रिस्क होता है। दूसरी चीज जो जानना जरूरी है कि किन सब ग्रुप के पेशेंट्स में या इंडिविजुअल्स में ये डिजीज सीवियर होती है, कि जिनमें सीवियर इलनेस और मोर्टेलिटी या मृत्यु की शक्यता ज्यादा होती है। इनमें सबसे ऊपर है जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, जिनको डायबिटीज है। अगर उनको देखें तो हार्ट पेशेंट्स में करीब करीब 11% मोर्टेलिटी रेट था, डायबिटीज पेशेंट्स में 7.5% तक का मोर्टेलिटी रेट था। लंग डिजीजेस क्रॉनिक, जैसे कि सीओपीडी हो या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं, जिसमें लंग में स्कारिंग हो जाता है, ऑलमोस्ट 6% मोर्टेलिटी रेट।
कैंसर पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 6% मोर्टेलिटी रेट था। सबसे बॉटम में जो है 0.9, ये बेसिकली हमें दिलासा देता है कि यदि हमें कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो मोर्टेलिटी रेट 1% से भी कम है। इनफैक्ट अगर हम अब के अपने एक्सपीरियंस से देखें तो यंग इंडिविजुअल्स जिनमें कोई बीमारी नहीं है, ज्यादातर उनमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उनमें माइल्ड इलनेस ही हो रही है, उनको ज्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। रेयरली ऐसा होता है कि उन्हें हॉस्पिटल में आना पड़ता है, पर वो ठीक हो जाते हैं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? ये इंक्यूबेशन पीरियड अगर हमने सुना होगा तो क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड मतलब यदि वायरस शरीर में एंट्री पा लेता है और एंट्री से लेकर सिम्टम्स डेवलप होने का जो वक्त है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ये जानना जरूरी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली क्या होता है, 2 दिन से 14 दिन के भीतर भीतर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। उनमें से भी मेजॉरिटी लोगों में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया हो तो 4 से 5 दिन के अंदर सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं। तो मानकर चलिए कि यदि आपका किसी से एक्सपोजर हो जाए जिसको प्रूवन कोरोना डिजीज है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो कम से कम 5 से 7 दिन अपने आप को आइसोलेट करना जरूरी है। अगर आपका हाई रिस्क एक्सपोजर हुआ है या आपका कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में आया है जिसको कोरोना हुआ है और आपको सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि 5 से 7 दिन लग सकते हैं आप में सिम्टम्स डेवलप होने में। यदि 5 से 7 दिन के अंदर सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए तो शक्यता बहुत कम है कि आपको इलनेस होगी या डिजीज डेवलप होगा। अब मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या मेन सिम्टम्स इस बीमारी से क्या हो सकते हैं? जो सबसे कॉमन चीज पाई गई है, जो सबसे सीरियस भी है, वो है निमोनिया। कोविड की वजह से जो निमोनिया हो जाता है, अगर निमोनिया होता है तो उसके वजह से क्या सिम्टम्स होंगे? हाई ग्रेड फीवर आना, खांसी होना, सांस में दिक्कत आना, चेस्ट एक्सरे पे बहुत सारे निशान आ जाना जिससे कि निमोनिया कहा जाता है या कंसोलिडेशन कहा जाता है एक्सरे पे। दूसरे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? खांसी आना, बुखार आना। करीब करीब 50% लोगों में खांसी बुखार जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। बॉडी एक, हेड एक, सांस में दिक्कत होना, गले में खराश होना या गले में इरिटेशन होना, लूज मोशन, नौशिया, वॉमिटिंग जैसे उल्टी का मन होना, ये करीब करीब 10 से 15% लोगों में पाया जाता है। कॉमनली हमें ये लगता है कि लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट कॉमन सिम्टम। एक्चुअली कॉमन सिम्टम नहीं है, ये 10% से भी कम लोगों के अंदर लॉस ऑफ स्मेल या सुगंध ना आना या मुंह में ना टेस्ट होना। काफी बार हम पेशेंट्स देखते हैं जो बोलते हैं सर हमें तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है लेकिन टेस्ट सही है, स्मेल सही है, मुझे कोविड नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है, 10% से कम लोगों के अंदर स्मेल के सेंसेशन या टेस्ट का सेंसेशन चला जाता है। रेयरली आंखें लाल हो जाना, स्किन में लीजन जैसे रेडनेस है, रैश आ गए, ये भी देखा गया है। वो एक्सट्रीमली रेयर है पर ये भी पाया गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप में सारे के सारे सिम्टम्स हो, इनमें से कोई एक भी सिम्टम हो सकता है। तो यदि मान लो आपके थ्रोट में परसिस्टेंट इरिटेशन है तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हमें यार थोड़ा तो होता रहता है, एलर्जिक होता रहता है। जरूरी नहीं हो एलर्जिक हो सकता है ये कोविड के निशान हो। तो जरूरी नहीं है आप में सारे के सारे सिम्टम हर टाइम पे हो। तो यदि इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको नजर आता है तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए, आपके डॉक्टर से संपर्क कीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए, कोविड को रूल आउट कीजिए और सेफ रहिए। ये जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इससे पता चलेगा कि शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो कोविड से इफेक्ट नहीं हो सकता। सबसे कॉमन टॉप पे अगर आप देखेंगे तो मैंने पल्मोनरी लिखा है, दैट इज द कॉमनेस्ट ऑर्गन विच इज गेटिंग अफेक्टेड। सबसे ज्यादा सिम्टम्स लंग इन्वॉल्वमेंट से हो रहे हैं या फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट से हो रहे हैं, लेकिन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी देखा गया है, गुर्दों का, किडनीज का, लिवर का, पेट का, आंतड़ियों का, सब इन्वॉल्वमेंट कोविड के साथ देखा गया हुआ है। इनफैक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स होने तक की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिससे कि वो क्लॉट बन जाते हैं, हार्ट तक पहुंच जाते हैं, सीवियर ब्रेथलेसनेस होता है जिसे हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। हार्ट इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, लोग हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा स्किन लीजन्स देखे गए हैं, स्ट्रोक्स देखे गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंटेशन है कोविड-19 के। सबसे कॉमनेस्ट डेफिनेटली लंग है, पर शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो कोविड-19 से इफेक्ट नहीं हो रहा हो। अब एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड है या नॉर्मल फ्लू है? बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं होते कि उनको कोविड है। हमें सर ये तो हमारा हर सीजन में होता है, सीजन बदलने पे नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाती है, फ्लू हो जाता है, वैसे ही लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैंने रेड में कोविड के सिम्टम्स डाले हैं और तीसरा जो कॉलम है वो फ्लू के सिम्टम्स है। ज्यादातर सिम्टम्स
ओवरलैप हो रहे हैं। हाँ, कुछ ज्यादा कॉमन है कोविड के साथ, कुछ ज्यादा कॉमन है नॉर्मल फ्लू के साथ, बट ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जो हम कह पाएंगे कि सिर्फ कोविड में हो रहा है या सिर्फ फ्लू में हो रहा है। तो जो इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको है तो कोविड को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रूल आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपका फर्स्ट डायग्नोसिस होगा। अगर वो रूल आउट होता है तो फिर दूसरे टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो कॉमन फ्लू के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं वो आप सोच सकते हो। अब अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ है? बेसिकली डायग्नोसिस कंफर्म कैसे होता है? तो कुछ टेस्ट है जो अब अवेलेबल है। शुरुआत में बहुत लिमिटेड टेस्टिंग अवेलेबल था अपने कंट्री में। अब सारे टेस्टिंग मोडालिटीज अवेलेबल हो चुकी है, इजीली अवेलेबल है, रैम्पेंटली अवेलेबल है। इसलिए कोई कारण नहीं होता कि हमें अपने आप को जांच नहीं कराना चाहिए। अगर हमें सिम्टम्स है तो डर के मारे जांच ना कराना ज्यादा हानिकारक होता है। अगर सिम्टम्स है तो जांच कराइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए ताकि घर वालों को इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो और दूसरों को दिक्कत ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला टेस्ट स्टार्टिंग से हमारे पास अवेलेबल है उसको हम जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, जो स्वैब टेस्ट किया जा रहा है, उसको कहते हैं, उसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। बेसिकली ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है। ये सैंपल कहाँ से लिए जाते हैं? नेजोफेरिंक्स मतलब नाक और नाक के पीछे के हिस्से से, और ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स मतलब गले के पीछे के हिस्से से स्वैब्स कलेक्ट किए जाते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है तो ये डायग्नोसिस कंफर्म कर लेता है कोविड 19 का। यदि ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो ज्यादातर केसेस में वो कोविड 19 रूल आउट कर लेता है। पर आपके अगर सिम्टम्स कोविड के सारे सिम्टम्स के साथ मैच कर रहे हैं और टेस्ट अगर नेगेटिव है तो उसको रिपीट करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? ये सेकेंड लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो टेस्ट की सेंसिटिविटी है 70%। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई भी टेस्ट ले, कोई भी डायग्नोसिस के लिए, हर टेस्ट का अपना एक परसेंटेज होता है पॉसिबिलिटी ऑफ पिकिंग और कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। तो इसका सेंसिटिविटी है 70%। इसका मतलब है अगर हम 100 कोविड पॉजिटिव प्रूवन केसेस में स्वैब करेंगे तो 70 में पॉजिटिव आएगा, 30 में फिर भी नेगेटिव आ सकता है। तो यदि आपके सिम्टम्स स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं आपको कोविड है, अगर और एक टेस्ट नेगेटिव आया है तो उसे 48 से 72 घंटे के बाद रिपीट जरूर कीजिए। सेकंड नेगेटिव है तो फिर दूसरे तरीके हैं उसको टेस्ट करने के या और ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस फाइंड आउट करने के। ये टेस्ट यूजुअली 6 से 8 घंटे में रन हो जाता है और रिपोर्ट अवेलेबल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द लैब सेकेंड डे पे रिपोर्ट दे रही है। दूसरा टेस्ट जो अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव किया है वो है एंटीजन टेस्टिंग वाला, जिसे हम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कहते हैं। ये बेसिकली वायरस के जेनेटिक मटेरियल को नहीं, वायरस के एनवेलप पे जो एंटीजन होता है उसको डिटेक्ट करता है। उसका जो रिजल्ट है हमें 2 घंटे के भीतर भीतर मिल जाता है। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव है तो 100% कंफर्मेटरी है। उसके बाद आरटीपीसीआर टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आता है तो डायग्नोसिस एक्सक्लूड नहीं होता, तो फिर आपको आरटीपीसीआर टेस्टिंग करना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी जो है आरटीपीसीआर से भी कम है, करीब करीब 50% सेंसिटिव है। इसका मतलब 50% केसेस ये शायद मिस कर देगा। तो एंटीजन टेस्टिंग किसमें करनी चाहिए? अगर आपके सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर है, कॉफ है, ब्रेथलेसनेस है, जो कि हाई सस्पिशन क्रिएट करता है कोविड 19 के लिए, तो फिर जाकर एंटीजन टेस्टिंग करने में मतलब है। यदि आपको माइल्ड सिम्टम्स है जैसे कि हल्का रनिंग नोज है, हल्की सी खांसी है, तो एंटीजन टेस्टिंग अगर आप कराए और नेगेटिव है तो आरटीपीसीआर करना जरूरी होगा। इस सिचुएशन में बेटर है कि आरटीपीसीआर इज द फर्स्ट टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्टिंग जो अवेलेबल है वो एंटीबॉडी टेस्टिंग है। अब बहुत सारे लोग एंटीबॉडी टेस्टिंग करवा रहे हैं, पर 2-3 चीजें एंटीबॉडी टेस्टिंग के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। एंटीबॉडीज टेस्टिंग ब्लड से होती है, उसमें स्वैब देने की जरूरत नहीं, पर ये हमें एक्टिव डिजीज के बारे में नहीं बताता। ये हमें क्या बताता है? अगर आईजीजी एंटीबॉडीज पॉजिटिव है तो हमें इन्फेक्शन हो चुका है और हम इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके हैं। तो इसका अक्यूट इलनेस के डायग्नोसिस में कोई मेजर रोल नहीं है। हाँ, इसको अगर हम आरटीपीसीआर के साथ आईजीएम लेवल्स करके होते हैं उनको कंबाइन करें तो जरूर हमें अक्यूट डिजीज के बारे में बता पाएगा, बट ये रूटीनली रिकमेंडेड नहीं है डायग्नोसिस के लिए। ये सिर्फ अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट द्वारा सर्वेलेंस के लिए। सर्वेलेंस मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन में अगर हम रैंडमली लोगों को टेस्टिंग करना शुरू करें
और आईजीजी एंटीबॉडीज को देखें तो कितनी मात्रा में या कितने परसेंटेज लोगों में आईजीजी एंटीबॉडी पॉजिटिव है, इसका सर्वे किया जाता है, जिससे पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन कितना स्प्रेड हो चुका है। जैसे आपने सुना होगा धारावी के अंदर करीब करीब 60% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज पाई गई थी, तो इसको सीरो सर्वेलेंस कहा जाता है। तो इसका रोल सिर्फ इसलिए है कि आपको इन्फेक्शन होके चला गया है कि नहीं देखने के लिए। इसको सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही किए करिए, रूटीनली कराने का कोई अर्थ नहीं है। कोई सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें सीटी स्कैन में चेंजेस मिलते हैं, सिम्टम्स आके चले गए हुए होते हैं, डाउट होता है कि एक्टिव इन्फेक्शन है या रिकवर हो गए हैं, तो वहां पे एंटीबॉडी टेस्टिंग करने का रोल होता है। तो बेसिक स्पेसिफिक रोल्स ही होते हैं जिसको कि एंटीबॉडी टेस्टिंग करना चाहिए। इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि एंटीबॉडीज कब होंगी। ग्रीन में अगर आप देखेंगे तो आईजीएम एंटीबॉडीज है, ये यूजुअली 7वें दिन पे अपीयर करती है, 21वें दिन पे चली जाती है। और आईजीजी एंटीबॉडीज है जो 14वें दिन के बाद अपीयर करती है ब्लड में। और करीब करीब जितना अभी हमें अपने को अपना पता है कोविड के बारे में, अराउंड 3 मंथ्स तक तो एटलीस्ट आईजीजी एंटीबॉडीज परसिस्ट कर रही है। शायद लॉन्गर परसिस्ट करे, शायद उससे पहले डिसअपियर हो जाए, इसके बारे में डेटा अभी तक अपने पास कंक्लूसिव नहीं है। ये और जैसे जैसे अपने पास और एविडेंस आएगा, हमें पता चलेगा कि आईजीजी एंटीबॉडीज कितने समय तक शरीर के अंदर प्रेजेंट रहेंगी। ये हो गया शॉर्ट में कि इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स कैसे हैं, कैसे स्प्रेड होता है, हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। पर हमने ये समझना होगा कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ कर सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी चीज जो है वो है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन करना अपने हाथ में है। कोई डॉक्टर आपको प्रिवेंट करने में हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो इन्फेक्शन प्रिवेंट कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, अपने घर वालों को बचा पाएंगे। ज्यादातर क्या देखा जाता है, लोग सोचते हैं मैं यंग हूं, मुझे कुछ होगा नहीं, पर ये भूल जाते हैं कि वही यंग इंसान घर जाता है, घर पे बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि इन्फेक्शन के ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मतलब उनमें हाई रिस्क है कि इन्फेक्शन से प्रॉब्लम हो सके या उनको सीवियर डिजीज हो सके। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। मैंने बहुत शॉर्ट में दिखाया है, जो रोज की चीजें हैं हम उतना ध्यान में रखेंगे तो मोर देन इनफ है प्रिवेंट करने के लिए। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन। ये हमें पता है, स्टार्टिंग ऑफ द पैंडेमिक से सब ने चीख चीख कर चिल्ला कर कहा है कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। लेकिन आप जब बाहर निकलते हो तो ज्यादातर लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं कि किस सही तरीके से इसको कैसे किया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते नहीं है कि मास्क पहनना चाहिए। कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग में विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं पर मास्क नहीं पहनते हैं। तो ये तीनों हैंड इन हैंड जाते हैं। सिर्फ एक चीज करने से इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली पॉइंट्स हैं जो WHO ने दिए हैं, मैंने उन्हें एनलिस्ट किया है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर और विद अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो अगर आप सोप से हाथ धो रहे हैं, कम से कम 20 सेकेंड के लिए हाथ अच्छे से धोइए, या फिर 70% अल्कोहल जिसमें है वो हैंड रब से हाथ धोइए। यदि आप लोगों के साथ में है, संपर्क में है, तो कम से कम 1 मीटर या आइडियली 6 फीट बोलते हैं, जिसे विच इज 1.83 मीटर, उतना डिस्टेंस मेंटेन करें। चाहे वो छींक रहे हो, खांस रहे हो या ना खांस रहे हो, या अगर आप बात कर रहे हो तो आप 1 मीटर की दूरी पे आराम से खड़े रहकर बात कर सकते हैं। घड़ी घड़ी अपने हाथ को नाक, मुंह या आंखों को टच ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता है जब हम बाहर होते हैं हमने किस चीज को टच किया है, किस चीज के संपर्क में आए हैं। और फिर अगर वही हाथ हम आंख, नाक और मुंह पर ले जाए तो अगर वायरस हमारे हाथ पे है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी एक चीज है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, छींक अगर आ जाए या खांसी आ जाए तो नाक और मुंह को कवर कर लेना चाहिए। हमें पता है या तो हम टिश्यू यूज कर सकते हैं या हैंडकरचीफ यूज कर सकते हैं, या बेसिकली एल्बो ऐसे रख के खांस सकते हैं, जिससे कि ये जो ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड ना हो। तीसरी चीज, अगर हमें ठीक ना लग रहा हो, अगर हमें कोई भी सिम्टम्स हो, जैसे कि खांसी है, सांस में दिक्कत है, बुखार है, तो घर पे रहें, कृपया बाहर ना जाए। ऐसा करने से आप लोगों में इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली बिहेव रिस्पॉन्सिबली का मतलब यही है कि अगर हम में कोई लक्षण है तो हम घर पे रहें, हम अपने आप को आइसोलेट करें, हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लिए संपर्क करें, हम अपने आप को टेस्ट कराएं। ये डर के मारे टेस्ट नहीं कराना या डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं करना कि 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा,
14 दिन का क्वारंटाइन कोई जेल नहीं है, आप अपने घर में क्वारंटाइन हो सकते हो। तो अगर आपको ठीक नहीं है तो घर पे बैठ। स्मोकिंग जैसी चीजें जो लंग को और कमजोर करती हैं, फेफड़ों को कमजोर करती हैं, धूम्रपान ना करें, उनसे बच के रहे। और फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग ढंग से पालन करें, लार्ज ग्रुप्स में ना रहे। जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, जैसे हमने देखा होगा महाराष्ट्र में गणपति के बाद अच्छा खासा पीक देखा गया। लोगों ने सोचा गणपति बापा आ गए, कोरोना चला जाएगा। गणपति बापा कोरोना लेकर नहीं जाने वाले। गणपति बापा आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, पर बिहेव तो हमें करना है रिस्पॉन्सिबली। अगर हम बिहेव रिस्पॉन्सिबली नहीं करेंगे तो स्प्रेड कोई रोकने नहीं वाला, कोई भगवान इसका स्प्रेड नहीं रोक सकता। ये अपने इंसानों के हाथ में ही है इसका स्प्रेड रोकना। अब आएगा नवरात्रि, उसके बाद आएगी दिवाली। अगर हमने फिर से वही मिस्टेक्स दोहराई तो हम फिर से सेकेंड और थर्ड पीक का सामना करेंगे। वही होगा जो अब तक चला जा रहा है, और फिर हम सोचेंगे कि ये कोविड पैंडेमिक कब खत्म होगा। ऐसे खत्म नहीं होने वाला। तो ये बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है। हाथ अच्छे से धोना है, खांसते नाक छींकते वक्त एल्बो से नाक और मुंह को कवर करना है। टिश्यूज अगर यूज किए हैं तो उसको ढंग से डिस्पोज करना है। हैंडशेक तो हमने करना बंद कर दिया, शायद 6 महीने हो गए किसी से हैंडशेक नहीं किया होगा। भीड़ भाड़ में नहीं रहना है, लोगों से दूर रहना है। आंख नाक मुंह को टच ना करें। कोई सर्फेसेस अगर हम फ्रीक्वेंटली टच कर रहे हैं तो उनको सैनिटाइज करके क्लीन करें। अनएसेंशियल ट्रैवल या नॉन एसेंशियल ट्रैवल को अवॉइड करें। हमें बोर हो गए, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, बड़े ग्रुप्स में घूमने चले गए, ये सही बात नहीं रहेगी। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। शायद 1 साल नहीं घूम पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन आई जस्ट म्यूट फॉर अ सेकंड? आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल। यस सर, यस सर। चलेगा? एक ही सेकंड के लिए सर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स स्टार्ट अगेन। हाँ, तो नॉन एसेंशियल जो ट्रैवल है उसको अवॉइड करें। अगर आपको सर्दी बुखार है, हॉस्पिटल जाना है, तो प्रायर अपॉइंटमेंट ले, ताकि वहां पे भीड़ भाड़ ना हो। डायरेक्ट वॉक इन करना सही नहीं है। अगर आप बीमार हैं या आपकी उम्र ज्यादा है जिससे कि आपको रिस्क हो इन्फेक्शन होने का या सीवियर इन्फेक्शन होने का, तो घर पे रहे। अगर हो सकता है तो घर से काम करें और मास्क पहने। तो ये बेसिकली स्लाइड आपको दिखा देगा कि ओवरऑल क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं जिससे कि इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है। अब आते हैं मास्क की तरफ। हमने मास्क तो बहुत सब लोग यूज कर रहे हैं, पर जानना जरूरी है कि किस तरीके से मास्क पहनना चाहिए, कौन सा मास्क पहनना चाहिए। तो बहुत सारे टाइप के मास्क मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहला जो N95 मास्क है, ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट राइट साइड पे टॉप मोस्ट, वो है N95 मास्क। N95 मास्क की जरूरत ज्यादातर नॉर्मल लोगों को नहीं है, इसकी जरूरत हेल्थ केयर वर्कर्स को है। या अगर आप किसी कोविड-19 प्रूवन पेशेंट का घर पे अगर केयर कर रहे हो तो शायद आपको जरूरत पड़ सकती है। बट रूटीन प्रैक्टिस में N95 की कोई जरूरत नहीं होती है। अब तो खैर ये अवेलेबल है, लोगों ने बहुत सारे N95 होल्ड करके रखे थे, स्टॉक करके रखे थे। पहनते भी गलत तरीके से थे और लोगों को, डॉक्टर्स को N95 नहीं मिल रहे थे। तो N95 का आपको यूजुअली जरूरत नहीं पड़ेगा। व्हाट यू नीड इज द 3 ply सर्जिकल मास्क। ये जो ब्लू कलर का मास्क आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये काफी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर इसे आप ढंग से पहनेंगे तो ये आपको डेफिनेटली कोरोना से प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा है, अगर आपको ये दोनों भी मास्क अवेलेबल नहीं है तो कम से कम कपड़े का मास्क तो जरूर पहनिए, या वो भी ना अवेलेबल हो तो एटलीस्ट नाक और मुंह को हैंडकरचिप से ढक के रखिए। इतना करने से आप बहुत सारे लोगों की जान बचा पाएंगे। और सिर्फ मास्क पहनना जरूरी नहीं है, उसको सही तरीके से पहनना बहुत जरूरी है। वरना आपको मैं दिखाऊंगा फोटोज, किस तरीके से लोग मास्क पहनते हैं और उसका कोई मतलब नहीं रहता। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मास्क के बारे में, वाल्व वाले मास्क बिल्कुल ना पहने। वाल्व वाला मास्क मतलब ये जो आपको बॉटम स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ये वेंट्स है, एक्सपिरेटरी वेंट्स है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं
तो ये वाल्व ओपन होता है और हवा बाहर निकलती है। बहुत सारे लोग ये वाल्व वाले मास्क पहन के घूम रहे हैं। वो आपको तो प्रोटेक्ट करेगा, पर यदि आप इन्फेक्टेड है, यदि शरीर में वो वायरस है और वाल्व वाला मास्क आपने पहना है, तो जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो वायरस को बाहर एग्जिट करने का मौका मिल रहा है, तो बाकी सब लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प नहीं करता। तो ये वाल्व वाला मास्क इज अ स्ट्रिक्ट नो, इसको बिल्कुल मत पहनिए। सर्जिकल मास्क पहनिए, ये काफी है कोई भी टाइप का इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। चाहे आपको सिम्टम्स भी हो, खांस रहे हो, उसके साथ भी अगर आप खांसेंगे तो वायरस का स्प्रेड डेफिनेटली रोक जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट हो जाता है। ऊपर देखेंगे, जो महिला है, इन्फेक्टेड है, सिम्टम्स है, खांस रही है या बोल रही है, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स और एरोजोल्स उत्पन्न हो रहे हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है, उसको मैक्सिमम एक्सपोजर होता है, हाईएस्ट रिस्क होता है इन्फेक्शन का। अगर वही इंसान इन्फेक्शन के साथ मास्क पहन लेता है, तो आप देखेंगे कि कितनी कम मात्रा में वायरस बाहर निकलता है और सामने वाले इंसान को इन्फेक्शन होने की शक्यता बहुत कम हो जाती है। इसके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। मास्क कैसे नहीं पहनना चाहिए? जैसे आप देखेंगे, चिन वाला हिस्सा एक्सपोज्ड है, इसका कोई अर्थ नहीं, नीचे से हवा एक्सपोज हो जाती है। सिर्फ मुंह कवर्ड है, नाक खुला है, तो आप वायरस ब्रीथ आउट कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मास्क टाइटली नहीं पहना है, बहुत लूज है, ढीला ढाला है, अगेन कोई मतलब नहीं रह जाता है। मास्क नीचे लटक रहा है, दो जन खड़े रह के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मास्क को सही तरीके से अगर पहनना है तो नाक के ऊपरी हिस्से से लेकर चिन के नीचे तक का हिस्सा पूरी तरह से कवर्ड होना चाहिए। अगर वो कवर्ड है तो ही आप प्रोटेक्टेड है, तो ही दूसरे लोग प्रोटेक्टेड है। तो मास्क नाम के लिए ना पहने, मास्क को एक्चुअल सही तरीके से पहने। ये जो फर्स्ट देखा है आपने, ये कार्टून था, बेसिकली एक जोक आया था व्हाट्सएप पे, इससे मैंने वहां से स्लाइड ली है। ये सबसे लेफ्ट टॉप मोस्ट जो है, जो साइंस में बिलीव करता है और एकदम सही तरीके से मास्क पहना है, उनके सामने है जो भाई साहब है, उनको साइंस से कोई लेना देना नहीं है, भगवान भरोसे चलते हैं, उनको लगता है मास्क पहनने से कोई मतलब नहीं है। जो तीसरा फोटो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे है, उन्होंने नाक छोड़ रखा है, उनको शायद पता नहीं है कि सिर्फ मुंह कवर करना चाहिए, नाक और मुंह दोनों कवर करना चाहिए। ये अज्ञानतावश होता है। और चौथा होता है जो सोचते हैं कि मास्क तो पहना है, मैजिकली हमें प्रोटेक्ट कर लेगा, चाहे नीचे हो या ऊपर हो। तो बेसिकली सही तरीका जो है, लेफ्ट टॉप मोस्ट जो है आपको, वो सबसे सही तरीका है मास्क पहनने का। इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं रहना है। इन्फेक्टेड थे, जस्ट रिकवर हो रहे थे, मास्क निकाल दिया, तो ये तो स्ट्रिक्टली नो है। ये बहुत ही चर्चा में रहा है अभी, इसलिए मैंने शायद डाला लोगों को, इससे पता चले कि मास्क निकाल के फेंकना इज नॉट द राइट वे। अगर हम काम पे है दोस्तों के साथ, अगर टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड की देखें तो ये गलत तरीका है। अगर इस तरीके से हम रहेंगे तो डेफिनेटली कोरोना स्प्रेड होगा, डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा। राइट बॉटम में जो देख रहे हैं, जहाँ पे कलीग सही तरीके से मास्क पहन के थोड़े डिस्टेंस पे खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आता है सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये हमने स्टार्टिंग से सुना है, 6 फीट का अंतर। 6 फीट का अंतर बहुत जरूरी है। 6 फीट कोई अपने को पसंद है इसलिए नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। यदि 6 फीट के अंतर पर आप खड़े हो और सामने वाला अगर व्यक्ति खांस भी ले, छींक भी ले, मास्क ना भी पहना हो, तो ड्रॉपलेट्स उतना डिस्टेंस शायद नहीं कवर कर पाए, और वहां तक पहुंचे भी तो बहुत कम मात्रा में पहुंचते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नीचे आप देखेंगे राइट साइड पे बॉटम के अंदर, ग्रुप में लोग खड़े हैं पर डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हैं, मास्क पहनकर खड़े हैं। इसको कहा जाता है यू आर बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली। अगर आप ये करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब ये हो गया प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस हमने ले लिए, पर सब कुछ करने के बावजूद खुदा ना खास्ता कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर सामने आ गया, एक मोमेंट भर का लैप्स होगा या कुछ क्षणों का लैप्स की वजह से हमें इन्फेक्शन हो गया, तो क्या करना चाहिए? अगर आपको इन्फेक्शन होने के बाद कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं, सबसे पहली चीज जो जरूरी है, अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। चाहे वो कोरोना से हो सिम्टम्स या ना हो, चाहे वो सिंपल फ्लू हो या ना हो, जब तक आप अपने आप को कोविड नेगेटिव प्रूव ना करें, तब तक आइसोलेट ही रखें। इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
उनको अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए, उसके बाद टेस्टिंग करवा लीजिए। अगर टेस्ट कंक्लूसिवली नेगेटिव है, कंक्लूसिवली नेगेटिव मतलब मैंने आपको पहले बताया, आपके सिम्टम्स सारे कोरोना के, एक टेस्ट नेगेटिव है इसका मतलब नहीं है आपको कोविड नहीं है, तो आप फिर से टेस्ट कराइए। अगर सब कुछ नेगेटिव 100% प्रूव हो जाता है कोविड नहीं है, तब आप आइसोलेशन डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर वही सिम्टम का कोई और ऑल्टरनेटिव कॉज है उसको फाइंड आउट कीजिए और अपने आप को ट्रीट कीजिए। तब तक आपको कोई भी लैक्सिटी नहीं बरतनी है या ढील नहीं छोड़नी है, वरना आप डेफिनेटली घर वालों को और दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर टेस्टिंग के बाद टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप क्या करेंगे? टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन बहुत जरूरी है। अब ये 14 दिन कहां से आता है? 14 दिन इसलिए आता है कि ज्यादातर केसेस के अंदर वायरस शरीर से 10 से 14 दिन में एग्जिट कर जाता है। लाइव वायरस नहीं होता, आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर पाते उसके बाद। इसके लिए ये फिगर है 14 दिन का। अब क्वारंटाइन कहाँ किया जा सकता है? या तो होम क्वारंटाइन हो सकता है या तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल मतलब आपने सुना होगा कोविड केयर सेंटर्स बना के रखे हैं गवर्नमेंट ने, या हॉस्पिटल्स है जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, उनमें से किसी भी जगह पे आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है। अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की रिक्वायरमेंट किसे होती है? यदि आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, यदि आपको ब्लड प्रेशर है, यदि आपको डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम है, आप कैंसर के मरीज हैं, आपको कोई कीमोथेरेपी चल रही है, आपकी किसी कारणवश इम्यूनिटी बहुत लो है, तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की तरफ जाना चाहिए। होम क्वारंटाइन में थोड़ा रिस्क हो सकता है, तो वो कौन डिसाइड कर सकता है? वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। यदि आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको घर पे रहना सेफ है, तो ही होम क्वारंटाइन में रहिए। यदि डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप एडमिट हो जाइए या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में चले जाइए, तो प्लीज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में चले जाइए। खुद से कोई मेडिकेशन मत लीजिए। लोगों में बहुत देखा गया है कि हमने अपने मन से डॉक्सीसाइक्लिन चालू कर दिया, हमने HCQS1 से ले लिया। ऐसा मत कीजिए, हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, इनका तो कोई रोल ऐसे भी प्रूवन नहीं है, तो ये सब मत कीजिए। खुद से मेडिकेट मत कीजिए अपने आप को। ढंग के डॉक्टर से दिखाकर, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाकर या फिजिशियन को दिखाकर ट्रीटमेंट लीजिए। किसी हकीम वैद्य के पास ना जाए। कोई आयुर्वेद झाड़ फूक से कोविड ठीक नहीं होने वाला है। तो जो MD या फिजिशियन है या पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनको संपर्क कीजिए, अपने आप को ट्रीट करवाइए। यदि आप होम क्वारंटाइन की तरफ रुख करते हैं, तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स? स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन या आइसोलेटेड रहिए रूम में। रूम से बाहर आना जाना नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, रूम के साथ खुद का सेपरेट अटैच वॉशरूम होना बहुत जरूरी है, तभी होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। होम क्वारंटाइन में अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए, एडिक्वेट रेस्ट लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वायरल डिजीज में। बहुत ज्यादा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, रेस्ट लेना है। अपने सिम्टम्स को, जैसे कि फीवर को मॉनिटर कीजिए, ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर कीजिए। एक पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल आप इजिली मॉनिटर कर सकते हैं। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे जाता है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, और या तो हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, कोई कोई COPD पेशेंट्स है, लंग पेशेंट्स है, जो ऑलरेडी जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 to 93 है घर पे, उनको पता है उनका बेसलाइन 90 to 93 है, उनमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब लास्ट चीज, अगर आपको सिम्टम्स थे, टेस्ट पॉजिटिव आता है, 14 दिन का क्वारंटाइन खत्म हो जाता है, तो रीटेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग रीटेस्टिंग के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें जानना है कि वायरस चला गया है कि नहीं। बट वायरस थ्रोट में कभी कभी 48 दिन तक, 60 दिन तक पाया गया है। ये डेड वायरस होता है, तो आपका टेस्ट परसिस्टेंटली पॉजिटिव रहेगा, पर शरीर में वायरस नहीं होगा, ना आप किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए रीटेस्टिंग बिल्कुल ही रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो आपके डॉक्टर्स को पता है। तो नॉर्मल पीपल जिनको माइल्ड डिजीज है, मॉडरेट डिजीज है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कैंसर के मरीज नहीं है, उनमें रीटेस्टिंग की कोई भी जरूरत नहीं होती है। सो बेसिकली ये था कि कैसे इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जाए, कैसे इन्फेक्शन होने के बाद क्या प्रिकॉशंस लिए जाए। मैंने ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ही स्पेसिफिक रहती है। आई थिंक मेडिकल ग्रुप्स के लिए वो ज्यादा जरूरी है। लास्ट पार्ट ऑफ द टॉक, मिथ बस्टर्स और फ्यू फैक्ट्स फॉर कोविड, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियां हैं। सिंपल वन लाइनर्स से आपकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, काफी सारे क्वेश्चन और फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। फर्स्ट,
विटामिन और मिनरल सप्लीमेंटेशन से कोविड क्योर हो जाता है या हमें कोविड नहीं होगा, ये एक गलत फहमी है लोगों के मन से। सो विटामिन, मल्टीविटामिन जैसे कि बिको जिंक है, लिम्सी जो आप लोग बहुत सारे लोग ले रहे होंगे, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट जरूर करता है पर कोविड के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव नहीं है, ना कि ये कोविड का कोई ट्रीटमेंट है। दूसरा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को प्रिवेंटिव तरीके से बहुत प्रोपोगेट किया गया था, अपने देश में ही नहीं यूएस में भी, पर कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया गया है स्टडीज में कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोविड के ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है। अभी भी अपने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में है, पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज नॉट टू बी गिवन फॉर कोविड-19। इसका ट्रीटमेंट बाकी जो बीमारियां थी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मलेरिया है, जहां पे क्लोरोक्विन यूज होता है, उसी तक सीमित है। बहुत सारे लोगों ने अब एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दिया है, वो मास्क पहन के भागते हैं। मास्क पहन के भागना सही बात नहीं है। आप एक्सरसाइजेस करें, खुले में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कीजिए, पर मास्क के साथ भागना दौड़ना सही नहीं है, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो मास्क पहन कर ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइजिंग खत्म होने के बाद मास्क पहन लीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जूते चप्पल से बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। जूते और चप्पल के माध्यम से डिजीज स्प्रेड होने की शक्यता बहुत कम है, फिर भी छोटी सी शक्यता भी अगर हो तो शूज चप्पल को घर के बाहर निकाले या ऐसी जगह पे रखे जहाँ की लोग, अगर घर में कोई बच्चे हैं जो क्रॉल कर रहे हो तो उनका संपर्क जो धूल मिट्टी के साथ ना हो, तो ये प्रिकॉशन जरूर लीजिए। बट बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है कि जूते चप्पल घर के बिल्कुल ही बाहर निकाल दिए, ऐसी जरूरत नहीं है। अलग से रख लीजिए, तो डोर के एंट्री के पास रख लीजिए, उतना काफी होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोविड-19 वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया से नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को एंटीबायोटिक्स लेने का बड़ा मजा आता है। कोविड डिटेक्ट हो गया, एक एंटीबायोटिक शुरू हो गई, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है कोविड के ट्रीटमेंट में। कभी कभी सीवियर डिजीज के साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वहां पे एंटीबायोटिक्स काम कर सकती है। इसलिए ऑगमेंटिन, सेफिक्सिम, ये सब एंटीबायोटिक्स बुखार आया शुरू कर दिया, ऐसा मत कीजिए। एजिथ्रोमाइसिन, इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है कोविड-19 के लिए। दूसरा क्वेश्चन, कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है क्या जिससे प्रिवेंट होगा कोविड-19? नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए भी अब कुछ मेडिकेशन अप्रूव की गई है, बट वो कोविड स्पेसिफिक नहीं है, वो आरएनए वायरस स्पेसिफिक है, जैसे कि रेमडेसिविर है। लकीली रेमडेसिविर से हमें अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, या फेविपिराविर है, पर वो दूसरे वायरसेस के लिए इजाद की गई थी, जो दूसरे आरएनए वायरसेस में काम कर रही थी, इसीलिए कोविड में उनको ट्राई किया गया और लकीली कुछ हद तक वो काम कर रही है। पर अब तक कोविड के अगेंस्ट हमारे पास कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है। लोगों को मन में एक और गलत फहमी है कि हमने बहुत देर तक मास्क पहना तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, ऑक्सीजन लेवल 95 है, बोलते हैं नहीं हमने मास्क पहना इसलिए 95, घर पे 98 था। ऐसा नहीं होता। मास्क से ना ऑक्सीजन लेवल गिरता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल शरीर में इतनी मात्रा में बढ़ जाता है कि आप ड्राउजी हो जाए या आपको कार्बन डाइऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन हो जाए। N95 मास्क प्रोलॉन्ग टाइम तक स्ट्रिक्टली जैसे मेडिकल प्रोफेशनल पहनते हैं, अगर वैसे पहना तो स्लाइट CO2 रिटेंशन हो सकता है, बट नॉर्मल मास्क से कुछ नहीं होता है। तो प्लीज मास्क पहनिए। ये बहाना मत कीजिए कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन गिर रहा है, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा तो दम से घुट के मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। कोविड-19 से जरूर मौत हो सकती है, पर मास्क पहनने से नहीं होगी। तीसरी चीज, बहुत सारे यंग लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, कोई भी कोविड-19 का शिकार हो सकता है। यही चीज है कि यंग लोगों में माइल्ड डिजीज है, पर मैंने पहले भी कहा था, वही यंग इंसान घर पे बुजुर्गों के पास आता है, वो इन्फेक्शन बुजुर्गों तक ले जाएगा। और जो बुजुर्ग है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, उनमें सीवियर डिजीज होने की शक्यता होती है। 10वां फैक्ट, ज्यादातर लोग कोविड-19 से रिकवर हो जाता है, इसलिए डरना नहीं है, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है। अगर कोविड-19 हो गया तो 98% लोग उससे रिकवर हो जाएंगे, तो इससे डरिए मत। इसको अगर सिम्टम्स है तो उसको फेस कीजिए, डायग्नोस कीजिए, आइसोलेट कीजिए, इन्फेक्शन को फर्दर स्प्रेड होने से रोकिए। तो डरिए मत इस चीज से।
बाकी बहुत फनी चीजें आती हैं, लोग बोलते हैं हम सैनिटाइजर यूज करते हैं हाथ धोने के लिए, तो अगर हम दारू पियेंगे तो वायरस अंदर मर जाएगा। ऐसा नहीं होता। अल्कोहल इज नॉट द क्योर फॉर कोविड। अल्कोहल पीने से कोविड नहीं मरता। अल्कोहल पीना डेंजरस होता है शरीर के लिए। दूसरा, बहुत सारे जगह पे देखा होगा थर्मल स्कैनर्स लगे हैं सब जगह, चाहे वो स्कूल मतलब कॉलेजेस के एंट्रेंसेस हो या हॉस्पिटल के एंट्रेंसेस हो या आपको रेस्टोरेंट का पिकअप का जगह हो जहां आप जा रहे हो या केमिस्ट हो, सब जगह थर्मल स्कैनर्स हैं। थर्मल स्कैनर सिर्फ ये बताती है कि आपको बुखार है कि नहीं। थर्मल स्कैनर पे बीप आने का मतलब नहीं है कि आपको कोविड है। तो बेसिकली बुखार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दी शुड बी यूज टू स्कैन एंड सेपरेट पीपल जिनको बुखार है। वो उस पे बीप आ जाने से ऐसा नहीं है कि कोविड हो गया है। तो ये गलत फहमी मत पालिए कि इस पे फीवर है तो ये कोविड है, उसके साथ वैसे बिहेव मत करें। डेफिनेटली आइसोलेट करना जरूरी है। पर थर्मल स्कैनर्स आर टू टेक टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट फॉर कोविड-19। दूसरी बहुत सारी चीजें हमने सुनने मिलती है कि मैंने मिर्च पेपर डालकर ये अदरक डालकर काढ़ा बनाया, काढ़ा पिया, फिर भी मुझे कोविड हो गया। अगर काढ़ा पीने से कोविड होता तो 4.25 करोड़ केसेस नहीं होते देश भर में। तो काढ़ा पीने से, पेपर पीने से कोविड प्रिवेंट नहीं होता, ना कोविड ट्रीट होता है। सेम चीज, गार्लिक खा लिया कोविड नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई फूड मटेरियल नहीं है जिससे कोविड प्रिवेंट होता है या ट्रीट होता है। डेफिनेटली गार्लिक इज गुड फॉर हेल्थ। डेफिनेटली हॉट थिंग्स सूद योर थ्रोट, अच्छी चीजें हैं, पर ये प्रिवेंटिव नहीं है कोविड के लिए। दूसरा, बीच में अमेरिका में बहुत हो गया था, ब्लीच लोग पीने लग गए थे, बॉडी के ऊपर स्प्रे करने लग गए थे। तो अल्कोहल और ब्लीच को शरीर पे स्प्रे करना या निगल लेना सही बात नहीं है। ये बहुत ही हानिकारक होता है, डेंजरस होता है। तो स्ट्रिक्टली इनको बच्चों से दूर रखिए। इनको सिर्फ सरफेस क्लीनिंग के लिए यूज कीजिए या फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज कीजिए। गलती से भी इनको पीना नहीं चाहिए। दूसरा, लोगों को लगता है कि हम गर्म एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो हमें वायरस नहीं होगा। बहुत सारे लोग एसी शुरू नहीं करते थे इससे कि ठंड के मौसम में ज्यादा हो जाएगा वायरस, गर्म रखेंगे तो वायरस नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी पाया जा सकता है। तो चाहे ठंड हो या गर्मी हो, तो फिर भी कोविड-19 हो सकता है। तो वो आपको कोविड-19 से नहीं बचा पाएगा। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कोविड-19 से नहीं बचा पाएंगे। लोगों को लगा था समर में कोविड इंडिया में आएगा तो इंडिया में लोग बच जाएंगे, ऐसा नहीं था। इंडिया में आज करीब करीब 70 लाख केसेस हो चुके हैं। शुरुआत गर्मियों में ही हुई थी, तो वायरस का स्प्रेड कुछ प्रिवेंट नहीं हुआ था। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में भी वायरस स्प्रेड हो सकता है। एक्सट्रीम ठंड में भी वायरस मर जाएगा ऐसा नहीं है, वायरस फिर भी सर्वाइव कर सकता है। अमेरिका के अंदर जब शुरुआत हुआ था तो विंटर था, बहुत सारे जगह पे स्नो था, फिर भी वहां पे केसेस हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कोविड से प्रोटेक्ट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से, सर मैं 10 सेकंड अपनी सांस रोक सकता हूँ, मुझे कोविड नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 सेकंड सांस रोकना ये बताता है कि आपके लंग की कंडीशन ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको कोविड नहीं हुआ है। 10 सेकंड सांस रोकने से अगर कोविड नहीं होता तो आज मैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोविड के साथ भी 10-20 सेकंड तक सांस रोक लेंगे। तो ये गलत फहमी है, इसे मत पालिए। अगर सिम्टम्स है 10 सेकंड 20 सेकंड सांस रोक सकते हैं, पर जाके टेस्ट करना जरूरी है। तो अभी बीच में 2-3 केसेस आए थे जिनमें मलेरिया भी पॉजिटिव मिला था साथ साथ में कोविड के साथ। तो पेशेंट पूछते सर वो मस्कीटो से तो नहीं हो गया, जिससे मलेरिया हो गया उससे ही कोविड हो गया हो? मलेरिया स्प्रेड होता है मस्कीटो से, डेंगू होता है, पर कोविड नहीं होता है। कोविड अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। बैट टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जरूर चाइना में हुआ था। अपने यहाँ पे हम यूजुअली ऐसी सब चीजें ना खाते हैं, ना ज्यादा एक्सपोजर होता है। तो इन इंडिया अभी जो भी ट्रांसमिशन है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ओनली। हमने बहुत सारे सैनिटाइजिंग के तरीके ढूंढ लिए हैं। यूवी लैम्प्स यूज करते हैं लोग, यूवी रेडिएशन यूज कर रहे हैं, पर इतना जरूर ध्यान रखिए यूवी को, हाथ, अपने हाथ सैनिटाइज करने के लिए यूवी नहीं यूज करना चाहिए। ये हानिकारक होता है, इट डैमेजेस द स्किन, इट डैमेजेस द आईज। रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है यूवी से, क्योंकि हम जब सन में जाते हैं, ब्राइट सनशाइन में सनस्क्रीन लगाते हैं, तब तो यूवी होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सैनिटाइज करना है तो यूवी लाइट यूज करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो बेसिकली यूवी लाइट इज फॉर सैनिटाइजेशन ऑफ सर्फेसेस, इट इज नॉट फॉर योर बॉडी। बीच में आया था कि नाक को इरिगेशन करके क्लीन करेंगे तो कोरोना नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सारे बहुत सारे मिथ्स हैं, गलत फहमियां हैं जो लोगों में स्प्रेड हो रही है, जिसके वजह से लोगों को लगता
सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोविड-19 से सीवियर इलनेसेस, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हमारे पास बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको रोकना या प्रिवेंट करना इज द बेस्ट क्योर या बेस्ट निवारण है इस समस्या का। और हम इसे कैसे कर सकते हैं? मास्क पहनिए, लगातार हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रिक्टली पालिए। ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, दैट इज द ओनली श्योर वे टू सेव लाइव्स विद कोरोना और कोविड-19। अगर हम साथ में कोशिश करेंगे, अगर हम साथ में रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, तो इस पैंडेमिक को जरूर जल्द से जल्द एंड किया जा सकता है और कोविड-19 पर जीत मिल सकती है। सो विक्ट्री ओवर कोविड-19 इज अ पॉसिबिलिटी ओनली इफ वी बिहेव रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन था रोहन सर आपका। काफी डिटेल में आपने हर कोई चीज हमें एक्सप्लेन की। अभी यदि आप परमिट करते हो तो एक 10 से 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए देवे। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपने कल शेयर किए मोस्टली तो आंसर हो चुके होंगे, फिर भी कुछ स्पेसिफिक है तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस सर, एक जैसा कि एक था कि री इन्फेक्शन के क्या चांसेस होते हैं यदि ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है, वापस वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है? बहुत हॉट टॉपिक है अभी री इन्फेक्शन। अगर अपने पास साइंटिफिक डेटा से जाए तो दुनिया भर में 100 से ज्यादा केसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है। 100 तो मैं आउटर साइड पे बोल रहा हूँ, जब तक की लास्ट रिपोर्ट मैंने पढ़ा है 20 डॉक्यूमेंटेड केसेस है री इन्फेक्शन के। फर्स्ट री इन्फेक्शन का केस डॉक्यूमेंट हुआ था हांगकांग में 24 अगस्त 2020 को। उसके बाद सेकेंड हुआ था नेवाडा यूएसए में। उसके बाद इंडिया में बॉम्बे से 3 या 4 केसेस का एक केस रिपोर्ट गया है। तेलंगाना से गया हुआ है 2 या 3 डॉक्टर्स के री इन्फेक्शन का, बट उसके अलावा नहीं देखा गया है। तो अगर हम मात्रा देखें, परसेंटेज देखें, कहा 4.25 करोड़ केसेस और उसमें अगर हम 20 लोगों का देखें तो इट इज लेस देन 0.001%, जो कि बहुत स्मॉल मात्रा है। भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि अगर री इन्फेक्शन शुरू हो गया तो पता नहीं जिंदगी भर मास्क के साथ घूमना पड़ेगा। बट मोस्ट लाइकली री इन्फेक्शन इतना सीवियर नहीं होना चाहिए। बट टाइम हमें पता चलेगा। लोग बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है इस पे जरूरी। बट इतना जरूर कहूंगा, इन्फेक्शन होके आप रिकवर हो गए हैं इसका मतलब अभी तक ये नहीं है कि हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो गई है कोविड से। तो मास्क पहनना जरूरी है। जितना अपने पास डेटा है, एटलीस्ट कहते हैं 3 महीने तक तो जरूर प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद का भगवान जाने। बट अगर लॉजिकली मुझे पूछेंगे तो डेफिनेटली इट शुड गिव यू प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी फॉर अ वाइल। दूसरे वायरसेस से भी अगर एक्स्ट्रापोलेट किया, जैसे स्वाइन फ्लू है, यूजुअली 1 साल तक प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी रहती है। वही है बेसिस वैक्सीन का। स्वाइन फ्लू का जो वैक्सीन अवेलेबल है 10 साल इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि 1 साल अगर वैक्सीनेट कर दिया तो 70% प्रोटेक्टिव एफिकेसी है 1 साल तक के लिए। तो वही अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें कोरोना के साथ, सोचे वैसे सेम लाइंस पे, तो होपफुली प्रोटेक्टिव रहेगा। बट 100% आंसर आज भी किसी के पास नहीं है। कुछ केसेस हैं री इन्फेक्शन के, इसलिए अगर आपको हो चुका है, रिकवर हो चुके हो, कंटिन्यू टेकिंग द प्रिकॉशन, मोस्ट लाइकली आप सेफ रहोगे। सर नेक्स्ट काफी क्वेश्चन आ रहा है कि जो हम स्टीम लेते हैं तो स्टीम लेना चाहिए क्या, और यदि लेना चाहिए तो कितनी बार लेना चाहिए दिन में, और उसके साथ में कितनी देर तक लेना चाहिए? हाँ, तो बेसिकली स्टीम ले सकते हैं। स्टीम आपको अगेन गले को सूट करेगा, अगर कंजेशन है तो रिलीव करेगा। पता नहीं, शायद कुछ हद तक वायरस अगर शरीर में ऊपर हो तो मर जाए, बट ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है कि स्टीम लेने से प्रिवेंट हो रहा है। वही मैं बता रहा था कि एक्सट्रीम टेम्परेचर से वायरस मरता है बट इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है, ये अपने को नहीं पता है। तो स्टीम लीजिए, आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, तो कोई हानि नहीं है। बट स्टीम लेते वक्त ध्यान रखिए आप अपने नाक मुंह को जला ना ले, तो वो प्रिकॉशन लीजिए। बाकी स्टीम लीजिए, 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, आपके पास वक्त है 4 बार लीजिए, कोई हानि नहीं है। कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है 15 मिनट स्टीम लेने से नहीं होगा या 10 मिनट स्टीम लेने से नहीं होगा। इट इज बेसिकली टू रिलीव योर नेजल कंजेशन, थ्रोट कंजेशन, गिव यू अ सूदिंग स्लीप सेंसेशन। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ डेफिनेटली मिलेगा, तो ले सकते हैं। ओके सर, ये HRCT टेस्ट की जाती है लंग्स में इन्फेक्शन जिससे मालूमात होती है, तो हाउ इज इट वर्थफुल टू डू दैट टेस्ट? हाँ, ये बेसिकली मैं थक चुका हूँ लोगों को समझाते समझाते, डॉक्टर्स को समझाते समझाते। मैंने एक टॉक लिया था आज से 1 महीने पहले नायरोबी के फिजिशियंस के लिए, जिसमें मैंने उनको बताया था कि CT, मेरे पास स्लाइड है, अगर आपको कभी दिखा सकूं तो।
सीटी स्कैन के मेरे मन में 3 ही इंडिकेशन है। मैंने मुश्किल से डायग्नोसिस के लिए 2 या 3 बार सीटी लिखा होगा पिछले 6 महीनों में। सीटी स्कैन के क्लियर कट रोल्स गिना के दे सकता हूँ। फर्स्ट, अगर आपका आरटीपीसीआर 2 बार नेगेटिव आया है, सिम्टम्स फिर भी परसिस्टेंट है, इस सिचुएशन में अगर आपको डायग्नोसिस कोविड का कंफर्म करना है तो सीटी स्कैन करना वाजिब है। बट स्टार्टिंग में सीटी स्कैन करके आरटीपीसीआर करना इज नॉट द राइट अप्रोच। सीटी स्कैन के अंदर जो पिक्चर बताया गया है ये सजेस्ट करता है कि कोरोना है, ये कंफर्मेटरी नहीं है। कंफर्मेटरी तो अभी भी स्वॉब ही है, बट सपोज स्वॉब गलती से 2 बार नेगेटिव आया, सिम्टम्स हाई सस्पिशन है, तब सीटी स्कैन किया तो सही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण है सीटी स्कैन करना बहुत आसान है, 2 मिनट लगते हैं। आज की तारीख में 2,500-3 हजार गवर्नमेंट ने कैपिंग भी कर लिया है, पर सीटी स्कैन से रेडिएशन एक्सपोजर कितना होता है ये कभी कोई नहीं सोच रहा। एक सीटी स्कैन इज इक्वल टू 300 एक्सरेज का एक्सपोजर, ये कभी लोगों ने सोचा नहीं। तो कितना रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है। दूसरा, सीटी स्कैन पर जो चेंजेस दिखते हैं, काफी बार ऐसा भी होता है कि आप कोविड से रिकवर कर चुके हो पर चेंजेस परसिस्टेंट है, और उस बेसिस पे लोगों को रेमडेसिविर, स्टीरॉइड्स वो सब मिल जाता है। पर उसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव है और आईजीजी एंटीबॉडीज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आप रिकवर हो चुके, अननेसेसरी मेडिकेशन ले रहे हो, और वो मेडिकेशन की टॉक्सिसिटी होती है। सो सीटी स्कैन शुड बी यूज वेरी स्पेसिफिकली। अनफॉर्चुनेटली लोग लेफ्ट राइट सेंटर सीटी स्कैन किए जा रहे हैं बिना अंडरस्टैंडिंग के कि सीटी स्कैन का कोविड के अंदर क्या रोल है। टू मी, फर्स्ट रोल टू डायग्नोज इफ यू आर परसिस्टेंटली आरटीपीसीआर नेगेटिव। सेकेंड, अगर आपको सीवियर डिजीज है जहां पे आपका ऑक्सीजन बहुत गिर रहा है और आप सारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि ऑक्सीजन की मात्रा जो गिर रही है वो सिर्फ कोविड की वजह से है या कुछ और कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कभी कभी लंग फट जाता है, कभी कभी हार्ट के आसपास हवा भर जाती है जो एक्सरे पे कभी कभी नहीं दिखती। उस सिचुएशन में सीटी स्कैन करना डेफिनेटली नीडेड है। कभी कभी क्लॉट्स हो जाते हैं, जो मैंने बताया था, बड़ी वेन्स में क्लॉट हो जाते हैं, वो हार्ट तक माइग्रेट हो जाता है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा गया है। उसको अगर डायग्नोस करना है तो डेफिनेटली सीटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी, तब सीटी स्कैन करना वाजिब है। थर्ड, मैं सीटी स्कैन कब करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो प्रोलॉन्ग इलनेस के साथ आईसीयू में रहे हैं, जिनको काफी टाइम तक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही है, फिर भी वो 6, 7, 8 लीटर ऑक्सीजन से नीचे नहीं आ पाते हैं। उनमें देखने के लिए कि लंग में कितना स्कारिंग है, कितना एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, तो उनमें स्टीरॉइड्स कितना देना चाहिए, उनमें कोई एंटीफाइब्रोटिक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो अगर देखना है तो थर्ड इंडिकेशन है सीटी स्कैन करना। उसके अलावा और कोई इंडिकेशन मेरे मन में तो नहीं है। तो सीटी स्कैन करना इज नॉट द आंसर। मैंने जितने लोगों को ट्रीट किया है, मैंने हार्डली किसी में सीटी स्कैन किया होगा। यहाँ तक कि मेरे जो नोन है, इमीडिएट नोन है या रिश्तेदार है दूर के, मैंने किसी को भी सीटी स्कैन कभी नहीं करवाया। ना मैं हाईली एडवोकेट करता हूँ, बिकॉज इट इज टू मच ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। यू शुड नो व्हाट यू आर लुकिंग इन अ सीटी स्कैन और क्यों करा रहे हैं। लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं, उसके बाद क्या करने वाले हैं उनको ही नहीं पता होता, क्या मतलब है उसका। सही बात। सर एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर साहब, जयेश। यस यस। हाँ, मैं एक सवाल पूछना तो। पूछिए सर। हाँ डॉक्टर साहब, आफ्टर पोस्ट कोविड बहुत से एक्सरसाइज रिकमेंड किए हैं, वो करते तो है ही, पर आप कोई ऐसा स्पेसिफिक रिकमेंड करते हो कि ये करना ही चाहिए? नहीं, कोविड के बाद अगर आप रिकवर हो गए और आपको मेजर कोई ऑक्सीजन की मात्रा में कोई गिरावट नहीं है तो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह तो इन जनरल आप कर सकते हो, प्राणायाम आप इन जनरल कर सकते हो। ये बेसिक एक्सरसाइज का रोल कहाँ आता है, जो प्रोलॉन्ग इलनेस के साथ आईसीयू में थे और रिकवर होके आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मस्कुलर वीकनेस हो जाता है, उनके लंग्स वीक हो जाते हैं। वहां पे फिजिकल रिहैबिलिटेशन होता है, जिसके अंदर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती है, स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, उनका रोल होता है। मगर आपको माइल्ड कोविड होकर आप रिकवर हो गए तो मसल फटीग और वो सब तो रहेगा, 4 से 6 हफ्ते तक रहेगा, वो अपने आप रिकवर हो जाएगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिक रेजिमेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बेसिकली आप अपना नॉर्मल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योगा जो कर रहे हो करो, वॉकिंग शुरू कीजिए, धीरे धीरे वॉकिंग बढ़ाइए, जैसे स्टेमिना बढ़ेगा अपने आप ठीक हो जाओगे। ये कोई एंडलेसली परसिस्टेंट सिचुएशन नहीं रहने वाला कि कोविड के बाद आप में थकावट रहेगी एंडलेसली। 6 हफ्ता 8 हफ्ता आप रिकवर हो जाओगे, आउटर साइड पे 3 महीने तक रिकवर हो जाओगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या फूड प्रेफर करना चाहिए कि जल्दी रिकवरी हो? ऐसा कोई फूड नहीं है, सब कुछ खा सकते हो। तीखा तला हुआ मत खाइए क्योंकि उस टाइम पे ऐसी दवाइयां चल रही है जिससे गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। बट हेल्दी फूड खाइए, आप जंक फूड से दूर रहिए। सब्जी, रोटी, दाल, चावल जो हम यूजुअली खाते हैं, इट्स द मोस्ट हेल्दी फूड। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, हरी सब्जियां खाइए। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज नीडेड। उसके अलावा और कोई स्पेसिफिक फूड की कोई भी जरूरत नहीं है।
सर ये कोरोना के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस देखे जा रहे हैं कि किसी के हार्ट के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, तो ये क्या क्या एक्सपोजर बढ़ता है? बेसिकली ये कॉम्प्लिकेशंस वायरस के सीक्वल है, वायरस के जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस पैदा कर रहा है वायरस, उसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन हम लोग देख रहे हैं वो है लंग के अंदर स्कारिंग या फाइब्रोसिस हो जाना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा लोअर साइड पे रहती है, घर पे ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज करना पड़ता है पेशेंट्स को। दूसरा है क्लॉट बनने की शक्यता बढ़ जाती है। यूजुअली ये अप टू 4 वीक्स पोस्ट कोविड में देखा गया है कि क्लॉट्स हाइपरकोएगुलेबिलिटी बोलते हैं या ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो इससे स्ट्रोक होने का या हार्ट अटैक होने का रिस्क होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं धीरे धीरे जिनमें ये सब देखा गया है, बट एक्टिव कोविड के साथ भी स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स देखे गए हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग कॉमनली। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था सर, इज देयर एनी टाइम पीरियड रिकमेंडेशन फॉर स्वैब टेस्ट इफ फर्स्ट रिपोर्ट इज नेगेटिव? हाँ, तो देखो जैसे अगर आपको सिम्टम्स शुरू हुए हैं तो आप पहला रिपोर्ट तो ताबड़तोड़ करा सकते हो। अगर वो नेगेटिव आता है तो कम से कम 48 आवर्स का गैप दीजिए बिफोर डूइंग द सेकंड स्वैब, तो जिससे कि वायरल रेप्लिकेशन अगर शरीर में बढ़ गया है तो देयर इज अ ग्रेटर चांस कि स्वैब पॉजिटिव आ सकते। तो 48 आवर्स का गैप दे दीजिए बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड स्वैब, उससे ज्यादा गैप की जरूरत नहीं है। एक सवाल ऐसा आया था कि बीसीजी की लस कुछ पेपर में पढ़ा था किसी ने, तो वो लेना प्रिवेंटिव है क्या? नहीं, हमें बीसीजी की लस की जरूरत क्या है इंडियंस को? अगर हम देखें, हम ट्यूबरक्लोसिस का एक्सपोजर जो है अपने को बचपन से लेके अब तक, इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस इतना रैम्पेंट है कि हमें टीबी के कीटाणुओं से एक्सपोजर हो गया है। अगर आप मान 2 टेस्ट जो करते हैं टीबी के लिए, आप रैंडमली करना शुरू करोगे, 3 में से 1 भारतीय में पॉजिटिव आएगी, तो वो ऑलरेडी बीसीजी वैक्सीनेशन जैसा हो चुका है हम सब में, इससे कुछ प्रिवेंट नहीं हो रहा। हाँ, ये थियरी जरूर है कि जिनको बीसीजी वैक्सीनेशन हो रखा है उनमें माइल्ड डिजीज देखी गई है, पर ये प्रूवन नहीं है, तो इसलिए मास बीसीजी वैक्सीनेशन इज नॉट नीडेड। एनीवेज मेजॉरिटी लोगों को बचपन में फर्स्ट बीसीजी का टीका मिल गया होगा और उसके बाद हमारा कंटिन्यू टीबी एक्सपोजर होता रहता है। हमें डिजीज नहीं होती बट एक्सपोजर होता रहता है, तो आई डोंट थिंक मास वैक्सीनेशन की कोई जरूरत है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब तक मास वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं किया, क्योंकि इसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ या एविडेंस नहीं है। सर मेरे पास आए हुए तो सारे सवाल मैंने ले लिए हैं, और किसी को कोई सवाल पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। आखिरी के 5 मिनट हम डॉक्टर साहब से ले सकते हैं उनका। डॉक्टर साहब, ये स्मेल और टेस्ट कितने दिन तक के नहीं आ सकती है? बहुत ही वेरिएबल है, किसी किसी को 2 हफ्ते के बाद इंप्रूव होने लग जाता है, किसी किसी को 1, 1.5, 2 महीने तक नहीं आ रही है, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादातर ये देखा गया है जिनको लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको माइल्ड डिजीज हो रही है। हमने ज्यादातर लोगों में देखा है कि जिनको ये सिम्टम्स है उनको माइल्ड डिजीज हो गई है। तो वो वेरिएबल है, कुछ फिक्स टाइम नहीं है। किसी किसी को 2-4 दिन में वापस आ जाती है, किसी किसी को 4-4 हफ्ते तक मुंह का टेस्ट ऑल्टर्ड रहता है, बट धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। फाइनली रिकवर हो ही जाती है सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। और कोई सवाल पूछना चाहता है? हाँ डॉक्टर साहब, हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। मुझे ये पूछना था कि बहुत सारे लोग जिंक खा रहे हैं, जैसे हमने भी 2-3 महीने जिंक खाया, उसके बाद विटामिन सी भी खाया, बी कॉम्प्लेक्स खाया। अभी ये कितने दिन तक खाना है या अभी बंद करना है? सर बंद कर दीजिए सर। बीको जिंक और लिमसिक का बेसिकली स्टॉक खरीद के रखे तो खाना कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज तो कोई रोल नहीं है। हाँ, जनरल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, लकीली इनके कोई साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी नहीं है, इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लिमसिक खा सकते हो, विटामिन सी खा सकते हो, बट इसका कोई प्रूवन रोल नहीं है प्रिवेंट करने में। अगर कोई प्रूवन रोल होता प्रिवेंट करने में तो आज अपने देश में 70 लाख केसेस ही नहीं होते। 70 लाख तो ऑफिशियल फिगर है, वो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन अगर जोड़ लेंगे तो मुझे 5 गुना तो ज्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। तो इतने केसेस होते क्या अगर विटामिन सी और विटामिन बी अगर प्रिवेंट की होती। मैंने आज तक नहीं खाई, 6 महीने हो गए, ना HCQ खाया है, ना विटामिन बी खाया, ना विटामिन सी खाया। तो प्रिवेंशन के तरीके यही है, रिस्पॉन्सिबली आप 3 चीजें कीजिए तो प्रिवेंट होता रहेगा। टचवुड अब तक तो प्रिवेंटेड है, भगवान करे ऐसा ही चलता रहे, बट विटामिन सी विटामिन बी के साथ कोई रोल नहीं है। सर एक चैट बॉक्स में सवाल आया है, ट्रेन शुरू हो गई है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? वही मास्क पहनो, दूर रहो। ट्रेन के साथ देखो, ट्रेन शुरू तो होने ही वाली थी, उसका कोई ऑप्शन नहीं था। हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। ये अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि कोरोना चला गया है। अनलॉक करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि लोगों ने अनलॉक को तो अपना लिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं अपनाया। तो आप चाहे ट्रेन में ट्रैवल करो या बस में ट्रैवल करो, तो आपको
वही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बट अभी भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो सकते। आप बॉम्बे के लोकल ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करोगे तो इम्पॉसिबल है वो। तो प्रिकॉशंस लीजिए, बट अनएसेंशियल ट्रैवल है अवॉइड कीजिए। दैट इज बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। अगर आप लोकल ट्रेन से बॉम्बे में ट्रैवल करोगे तो भीड़ भाड़ तो होने ही वाली है। सर एक चैट बॉक्स में सवाल आया है, टर्मरिक मिल्क यूजफुल है क्या कोरोना प्रिवेंट करने? मैंने नहीं, वो क्लियरली बोल दिया था, कोई भी फूड आइटम प्रिवेंट नहीं करता है। ये सब जो नुस्खे हम पहले से यूज करते हैं, जैसे टर्मरिक मिल्क है या काढ़ा बना लिया या हमने गार्लिक या लवंग चूस ली, ये सब बेसिकली आपको सूद करता है। गले की जो इरिटेशन है या आपको गले में अगर कोई खराश है तो आपको सूदिंग सेंसेशन देता है। और टर्मरिक अपन बचपन से सुनते आए हैं कि इट हैज सम हीलिंग प्रॉपर्टीज, तो डेफिनेटली कुछ रोल होगा, बट प्रिवेंटिव रोल तो अब तक कोई प्रूवन नहीं है। एटलीस्ट एलोपैथी में तो प्रूवन नहीं है, इसलिए कोई एडवोकेट नहीं कर रहा है। तो एक सवाल आया है कि वैक्सीन कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? भगवान करे जल्दी आ जाए, बट दिसंबर एंड तक इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। 100% तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। जितना हमें अभी तक न्यूज मिलती है, जितना इन्फॉर्मेशन है, फाइनल ट्रायल चल रहा है, फेज चल रहा है, जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने किया है, जो सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर कर रहा है, बॉम्बे में फेज 3 ट्रायल चल रहे थे। अगर जिस हिसाब से वो लोग सोच रहे हैं वैसे चला तो शायद दिसंबर एंड तक वैक्सीन आ जाना चाहिए। बट वो वैक्सीन आना और सबको मिलना, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। बराबर। अपने देश का पॉपुलेशन है 130 करोड़। 130 करोड़ डोजेस मैन्युफैक्चर करना बच्चों का खेल नहीं है, तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो वैक्सीन भी अगर आया तो उसको वक्त लगेगा, उसके भरोसे ना रहिए, प्रिकॉशंस तब तक लेते रहिए। वैक्सीन भी आया तो उसको गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इट विल हैव टू ट्राई कि सबसे पहले किसको दिया जाए। जैसे हाई रिस्क ग्रुप्स है, ये हेल्थ केयर वर्कर्स है, बुजुर्ग है, पहले उनमें जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जाएगा। तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। वैक्सीन आर फार अवे। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मास वैक्सीनेशन होते होते कम से कम 1 साल तो चला जाएगा। मुझे नहीं लगता 1 साल तक जैसे फ्लू का वैक्सीन इजीली मिलता है उस मात्रा में कोरोना का वैक्सीन अगले 1 साल तक तो शायद ना मिल पाए। उससे सारी दुनिया कोशिश कर रही है। WHO भी बोल रहा है कि कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक कंट्री तक सीमित ना रहे, सारे दुनिया भर में लोगों को मिले, पर स्पेसिफिक ग्रुप्स में मिले। तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। होपफुली दिसंबर तक आ जाएगा पॉजिटिव न्यूज। हम सब भी वही होप कर रहे हैं जो आप लोग होप कर रहे हो। हम सबसे ज्यादा परेशान है पीपीई पेन। सही बात। सर एक सवाल आ रहा है कि डज रेमडेसिविर इंजेक्शन हैज एनी साइड इफेक्ट इफ गिवन इन सीवियर केसेस? नहीं, साइड इफेक्ट्स तो हर एलोपैथिक मेडिकेशन का होगा, बट मॉडरेट टू सीवियर केसेस में रेमडेसिविर इज द ओनली थिंग व्हिच वी आर सीइंग व्हिच इज वर्किंग अलोंग विद स्टेरॉइड्स। तो डेफिनेटली अगर मॉडरेट डिजीज है जिसमें ऑक्सीजन 95 से नीचे गिर गया है या सीवियर डिजीज है तो रेमडेसिविर का डेफिनेट रोल है। पर रेमडेसिविर का रोल अगर वेंटिलेटर्स पे चले गए हो या बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, उससे पहले शुरू कर लो तो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मॉडरेट डिजीज में डेफिनेट रोल है, सीवियर डिजीज में भी डेफिनेट रोल है बिफोर यू नीड वेंटिलेटर्स और यू नीड एक्सट्रीमली हाई फ्लो ऑक्सीजन। माइल्ड डिजीज में डेफिनेटली रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है, उसको नहीं यूज करना चाहिए। माइल्ड मतलब आपको कोई सीवियर सिम्टम्स ना है, आपके ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है, क्योंकि रेमडेसिविर के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। सर एक सवाल पूछना था। हम्म। सर जैसा आपने बताया कि विटामिन सी या जिंक ये सब टैबलेट लेने से कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में कोई हेल्प नहीं होती है, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे जो पेशेंट्स का इलाज हो रहा है तो वो मतलब किस तरह से ठीक हो रहे हैं सर? आपने अगर कभी वायरस के बारे, हाँ, तो बेसिकली अगर आपने वायरस के बारे में कभी सोचा होगा तो आपने कितनी बार आपको सर्दी जुकाम हुआ है? बचपन से लेकर अनगिनत बार सर्दी जुकाम बुखार हुआ होगा। आपने जाके कहीं कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल लिया था क्या? अपने आप बॉडी हील करती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वायरल डिजीजेस सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, जिनमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। यदि आपको माइल्ड डिजीज है तो आप घर पर बैठ के सिर्फ ऑक्सीजन मॉनिटरिंग और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक मतलब बुखार आया डोलो ले ली, खांसी आया खांसी की दवाई ले ली, उसी से आप ठीक हो जाओगे। वायरसेस को मारने के लिए बॉडी क्षमता रखती है, बॉडी ही वायरस का निवारण खुद करती है। ये जो सीवियर इलनेस होती है, बॉडी ओवर रिएक्ट जब करती है, बॉडी जब सीवियरली फाइट करती है इन्फेक्शन को, तब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं शरीर में, जिससे कि सीवियर इलनेस होता है और लोगों को
ऑक्सीजन गिरता है या उनकी डेथ हो जाती है। सो वायरसेस के अगेंस्ट स्टार्टिंग से हम जानते हैं कि वायरल डिजीजेस मेजॉरिटी केसेस में सेल्फ लिमिटिंग ही होती है। ये जो एंटीवायरल्स हैं ये वायरल रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे कि बहुत ज्यादा मात्रा में वायरस रेप्लिकेट होकर शरीर में स्प्रेड ना हो। तो इसके लिए ये एंटीवायरल्स हैं, ये कुछ हद तक ही काम करते हैं, ये 100% क्योर नहीं है, एंटीबायोटिक्स जैसा नहीं है। बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स 100% काम करती है, वो बैक्टीरिया को मार देती है। तो वायरसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये डिफरेंस है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी होता है, उसमें भी बॉडी इम्यूनिटी काम करती है, बट डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स साथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वायरस के अंदर बॉडी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, एंटीवायरल्स का लिमिटेड रोल है। जहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर डिजीज हो गई है वहीं पे यूज करना चाहिए। इसलिए लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। अगर आप बोलोगे तो आप कुछ नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग अपने आप ठीक हो गए हैं। हल्का सा सर्दी जुकाम हो जाता है, 2 दिन का बुखार हो जाता है, उसके बाद निकल जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट करोगे तो पता चलेगा एंटीबॉडीज पॉजिटिव। तो ये होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई सवाल है किसी का? हेलो सर, जिसने रेमडेसिविर लिया उन्होंने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर 5 दिन के लिए दिया जाता है। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड है और रेमडेसिविर है तो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर डेफिनेटली लिवर फंक्शन टेस्ट मॉनिटर करेगा, उसके अलावा और कुछ मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती। हेलो हाँ बोलिए सर, टोसिलिजिमेब इंजेक्शन आर्थराइटिस के लिए यूज होता है, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना में दे रहे, ये उचित है क्या, बराबर है कि नहीं? तो टोसिलिजुमैब के लिए इनिशियल जो डेटा था, सबको लग रहा था टोसिलिजुमैब वंडर ड्रग के जैसे आया है और बहुत काम करेगा। जैसा हमें एक्सपीरियंस मिलता गया है, टोसिलिजुमैब का कोई मेजर रोल नहीं रहा है। इट इज एकदम स्पेसिफिक कंडीशन में उसको यूज करना चाहिए। उसके अलावा टोसिलिजुमैब को रूटीनली यूज नहीं करना चाहिए। टोसिलिजुमैब से इम्यूनिटी और सप्रेस होती है, उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के, फंगल इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो टोसिलिजुमैब लेफ्ट राइट सेंटर नहीं यूज करना चाहिए। उसके बहुत क्लियर कट स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं व्हिच एन एक्सपर्ट हैज टू डिसाइड वेयर इट इज गोइंग टू बी यूजफुल, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड। उसका मैं आपको अगर अभी बताने जाऊंगा इंडिकेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली मेडिकल, सो नॉट रूटीनली टू बी यूज्ड। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे लगता है पिछले 1.5 घंटे में डॉक्टर साहब ने हमें काफी डिटेल में जानकारी दी है, और ये कोरोना का डिस्कशन ऐसा है कि इसके लिए 24 आवर्स भी दे तो कम है, और 1.5 घंटे से डॉक्टर साहब कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो हमने कहीं रुकना चाहिए ऐसे हमें लगता है। किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, मैं डॉक्टर साहब को आगे भेज दूंगा। इफ ही इज कंफर्टेबल ही विल रिप्लाई अस। तो मैं अविनाश जी को विनंती करता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स की ओर बढ़े। थैंक यू जयेश। किसी का क्वेश्चन था? एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ एक्सक्यूज मी सर, मेरी एक क्वेरी थी। अगर 4 इयर्स के बच्चे हैं और उनको सर्दी फीवर आ रहा है तो फिर क्या हमें वेट करना चाहिए या उनको जो नॉर्मल इनकी दवाई रहती है वो देना चाहिए? तो सर्दी बुखार की दवाई आप डेफिनेटली दे सकते हो, पर आपके पीडियाट्रिशियन को जरूर कंसल्ट कीजिए। बच्चों में एक्चुअली बहुत माइल्ड इलनेस होता है कोविड की वजह से। वो इनफैक्ट कॉमन कॉज है घर में अगर दूसरों को कोविड स्प्रेड होगा। अगर बच्चे नीचे खेलने जा रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ तो हो सकता है वो कहीं से वायरस लेके आए और आपको घर में स्प्रेड हो जाए। तो कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर को, ट्रीट कीजिए। बच्चों को कंप्लीटली अकेला रखना इम्पॉसिबल होता है, तो पेरेंट्स को मास्क पहनकर उनके साथ रहना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली ट्रीट करना जरूरी है। फीवर है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल देने में कोई हर्ज नहीं है, डेफिनेटली देना चाहिए। सर्दी जुकाम है उसके लिए सर्दी की दवाइयां दीजिए ना, खांसी की दवाइयां दीजिए, बिल्कुल कोई हार्म नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी मैं लायन अविनाश कक्कड़, सेक्रेटरी लायंस क्लब जलगांव सेंट्रल से की ओर से वोट ऑफ थैंक्स पेश करता हूं। आज की इस अवेयरनेस प्रोग्राम हमने सर्विस एक्टिविटी के तहत लिया है। हम सभी लोग इस कोविड-19 पैंडेमिक परिस्थिति में हमारी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमें डॉक्टर साहब ने सरल भाषा में इससे बचने के लिए काफी अनसुने एहतियाती सावधानियों के बारे में बताया। इसी के साथ अगर आप संक्रमित हो गए तो क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि आपने दी हुई जानकारी बहुत लोगों का जीवन बचाने में काम आएगी। मैं अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर रोहन औरंगाबाद वाला जी का
तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी विनती को मान देते हुए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालते हुए इस अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए मंजूरी दी। मैं लायंस क्लब जलगांव सेंट्रल की ओर से आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं नितिन जी लोढ़ा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए सहयोग किया। इसी तरह हमारे क्लब के डॉक्टर नीलेश जी चांडक जी ने इंट्रोडक्शन की जिम्मेदारी ली। इसके लिए मैं अपनी टीम की ओर से आपका आभारी हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें इस कार्यक्रम में बहुत बढ़िया आप लोगों का पार्टिसिपेशन मिला और सहयोग मिला। तो आज उपस्थित सभी सदस्यों का आभारी हूँ कि आपके सहयोग आभारी हूँ कि आपका सहयोग मिलता रहा। इस वजह से हम ये कार्यक्रम ले पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनवाद।